दोस्तों, कर्ज किसी देश के लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसका परिणाम हमने श्रीलंका को भुगतते हुए देखा है। इसी कर्ज के कारण आज पाकिस्तान की इकोनॉमी भी डूबने के कगार पर खड़ी है। तो क्या भारत पर भी कर्ज है? अगर है तो भारत पर कुल कितना कर्ज है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 10 जून को कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर पिछले 67 सालों में टोटल 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, लेकिन वहीं अकेले मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया है। दैनिक भास्कर ने कांग्रेस के इन आरोपों की जांच की। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार पर कुल कितना कर्जा है, इसकी जानकारी केंद्र सरकार ने बजट की ऑफिशियल वेबसाइट पर दी है। केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर कुल 155 लाख करोड़ का कर्जा है, जो मार्च 2024 तक बढ़कर 172 लाख करोड़ हो जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो देश पर पिछले 9 सालों में 181% का कर्ज बढ़ गया है। 2014-15 में हर भारतीय पर जहां औसतन कर्जा 42,000 रुपए का था, अब वह बढ़कर 2023 में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गया है। अगर बात की जाए विदेशी कर्जों की, तो मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में विदेशों से भी कर्ज लिए हैं। 2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने यह वादा किया था कि वह देश का कर्ज कम करेंगे, लेकिन पिछले 9 सालों में देश का कर्ज कम होने के बजाय और बढ़ गया है। 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार ने 19 लाख करोड़ का विदेशी कर्जा लिया है। आपको बता दें कि 2014 में विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ था, जो 2023 में बढ़कर 50 लाख करोड़ हो गया है। तो आखिर सरकारें कर्ज क्यों लेती हैं? तो आपको बता दें कि सरकार जो कर्ज लेती है वो 2 बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 कि सरकार की आमदनी कितनी है, और नंबर 2 सरकार का खर्च कितना है। अगर सरकार की आमदनी उसके खर्चों से कम होगी तो ऐसी स्थिति में सरकार को कर्ज लेना ही पड़ता है, और जैसे ही सरकार कर्ज लेती है तो राजस्व घाटा बढ़ता है। इसका मतलब यह होता है कि राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा सरकार का खर्च है। आमतौर पर सरकार को राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार कर्ज के पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां से कुछ रिटर्न नहीं आता। इसे हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। आज युवाओं में आईफोन का बहुत ज्यादा क्रेज है। आज 25,000 की सैलरी कमाने वाला इंसान भी 1.5 लाख का आईफोन खरीदता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक इंसान जो 25,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो 1.5 लाख का आईफोन खरीदेगा तो उसे कर्ज लेना ही पड़ेगा, और आईफोन खरीदने के बाद आईफोन से उसको कोई कुछ रिटर्न नहीं आने वाला है, तो इस स्थिति में उसे घाटा होगा। तो सेम ऐसी सिचुएशन सरकार के पास भी होती है कि सरकार कर्ज का पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है जहां से उसका रिटर्न नहीं आता, जैसे लोगों को फ्री की सब्सिडीज देना। इसी तरीके से सरकार बहुत सारी फ्री स्कीम चलाती है, जिसकी वजह से सरकार को घाटा होता है। जैसा कि अभी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में सरकार को इससे कुछ रिटर्न वापस नहीं मिलने वाला है, जिससे कि राजस्व घाटा सरकार का बढ़ता है। सरकार के राजस्व घाटे का सबसे बड़ा कारण करप्शन है, और ये करप्शन बड़े नेताओं और अधिकारियों द्वारा किया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। भारत के गांवों में मुखिया चुनने का इलेक्शन किया जाता है। इस मुखिया की सैलरी 2500 रुपये महीना होती है, और ये 5 साल के लिए ही चुना जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो एक मुखिया 5 साल में लगभग 1.5 लाख रुपए कमाता है, और इस 2500 वाले मुखिया का इलेक्शन जीतने के लिए इंसान लाखों खर्च कर देते हैं। अब ज़रा सोचिए, जो इंसान लाखों खर्च कर देता है वो इंसान चुनाव जीतने के बाद क्या भ्रष्टाचार नहीं करेगा? क्योंकि कोई भी इंसान अपने घर से तो पैसा लगाएगा नहीं, उसे अपना परिवार भी चलाना है। तो इलेक्शन जीतने के बाद अक्सर देखा गया है कि मुखिया भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि कोई भी समाज सेवा अपनी ज़मीन और घर बेचकर तो करेगा ही नहीं, आखिर उसे भी अपना परिवार चलाना है। अब विकास कार्य को पूरा करने के लिए सरकार जो कर्ज लेती है, उन्हें वो हमारे नेताओं में उनके परसेंटेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करती है। हर एक एमएलए, एमपी और मुखिया का एक निर्धारित कोटा है, जिसके अनुसार उन्हें विकास कार्यों के लिए पैसे दिए जाते हैं। अब विकास कार्य के लिए मुखिया को जो फंड मिलता है वह उस विकास कार्य पर पूरा खर्च नहीं होता, जिसकी वजह से विकास कार्य अधूरा रह जाता है, और फिर उस अधूरे विकास कार्य को पूरा करने के लिए सरकार एक बार फिर कर्ज लेती है, और ये सिलसिला इस तरह से चलता ही रहता है। आपको बता दें कि मुखिया ही सारे फंड को अकेले नहीं खाता है, बल्कि उसके साथ सरपंच, वार्ड मेंबर और फंड पास करने वाला तक शामिल होता है इस भ्रष्टाचार में। यही हाल हमारे एमएलए और एमपी का भी है। उन्हें भी विकास कार्यों पर खर्च करने के लिए फंड दिया जाता है, जो कि विकास कार्यों पर पूरा खर्च नहीं किया जाता।
सरकार के राजस्व घाटा का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है वो है टैक्स की चोरी, क्योंकि सरकार की आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत टैक्स है। अगर लोग टैक्स नहीं देंगे तो ऐसे में सरकार की आमदनी कम होगी और ऐसी स्थिति में सरकार को कर्ज लेना पड़ जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे भारतीयों का ब्लैक मनी स्विस बैंक में रखा हुआ है। ये वो पैसा है जिस पर सरकार को टैक्स नहीं दिया गया और गलत तरीके से कमाया गया है। 2014 में सत्ता में आने से पहले बीजेपी सरकार ने ब्लैक मनी को वापस लाने का वादा किया था। फिलहाल सत्ता में आने के बाद बीजेपी सरकार इस मुद्दे को भूल चुकी है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी देश पर कर्ज बढ़ता है तो उसका परिणाम वहाँ की जनता को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि अक्सर नेता आर्थिक संकट की घड़ी में देश छोड़कर भाग जाते हैं। जैसा कि हमने श्रीलंका के केस में देखा कि वहां के राष्ट्रपति जब श्रीलंका पर आर्थिक संकट आया तो अपने पूरे परिवार के साथ श्रीलंका छोड़कर विदेश चले गए। की जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश नहीं है जो कर्ज लेता है, बल्कि इस लिस्ट में अमेरिका और जापान जैसे पावरफुल देश भी शामिल हैं। आपको ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि जापान ने अपनी जीडीपी का 250% से भी ज़्यादा का कर्ज लिया हुआ है। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।